हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटीज़। इसमें आज जो हम करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति बुक के अंतर्गत जो है एससीपी का जो है चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। इसके अंतर्गत हमारा जो आज चैप्टर आया है, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर एससीपी की होने वाला है। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इतिहास में कुछ ऐसी घटना घटती है कि जीवन का हर एक रहस्य ही बदल के रख देती है। कई इतिहासकार का मानना है किसी व्यक्ति के आक्रमण से उच्च कोटि पर विकसित ग्रीक सभ्यता का जो है भारत में विकास हुआ और साथ में विकास हुआ मूर्ति कला का, ज्योतिष का, दर्शन का, कला एवं साहित्य पर एवं सिक्कों का। तो ये सब कला किस लिए विकसित हुआ, इसका क्या कारण थे और इस पे जो है काफ़ी महत्व रखेगा। हम जो आज दोस्तों चैप्टर करने जा रहे हैं एससीपी का, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, एससी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें हमारा जो आज चैप्टर आया है सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से कि सिकंदर के आक्रमण पर जो है भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से और इसी पे हम जो है हर एक बात पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो सिकंदर के भारत में आक्रमण के कारण सामाजिक व संस्कृति में क्या प्रभाव पड़े, इसके अंतर्गत देखा जाए तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत की प्रचुर धन संपत्ति को लूटना नहीं था। वह कोई चंगेज खान या तैमूर लंग की तरह लुटेरा वो नहीं था। सिकंदर जो था वो लुटेरा नहीं था जैसे चंगेज खान या तैमूर था। सिकंदर ग्रीक के महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु पता ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण दार्शनिक था जिसका वो शिष्य था। वह भारत में ग्रीस की महान संस्कृति का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत में आया था तथा पंजाब एवं सिंध के राज्यों में अपने ग्रीक राज्य में मिलाना चाहता था। पंजाब और सिंध को जो है अपने राज्य ग्रीक में मिलाना चाहता था और यही कारण था कि उसने भारत कई राज्यों में अपने राज्यपालों की नियुक्ति की थी तथा उसकी सहायता के लिए अपनी सेना का छोटा भाग भी छोड़ा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिकंदर जो कि पूरे विश्व को जीतने के लिए चला था, वो पंजाब के कुछ सूबों को अपने अधीन करना चाहता था और इसके लिए वो अपने राज्यपालों की नियुक्ति जीते हुए क्षेत्रों में करता रहता था। यदि वो भारत को लूटने आया होता तो तक्षशिला के राजा अम्बी को नहीं छोड़ा होता, क्योंकि तक्षशिला में जब उसका युद्ध हुआ और अम्बी परास्त हो गया तो उसने जो है उसको छोड़ दिया और पोरस जो कि झेलम और चिनाब नदी के सीमाओं के बीच राज्य कर रहा था उसके राज्य छीन लिया होता। क्योंकि देखा जाए तो सिकंदर को भारत का लूटने का कोई विचारधारा नहीं था। नहीं तो पोरस जो है चाहे अम्बी है उसको कभी छोड़ता नहीं वो, और राज्य को तो कहते हैं जीते हुए राज्य को छोड़ना किसी भी शासक के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। बल्कि उसने तो इन राज्यों के बराबरी के संबंध बनाए ताकि वह भारत के साथ विशेष संबंध बनाकर रख सके एवं ग्रीक की सभ्यता को भारत में फैला सके। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि जब उसने मित्रता ही करनी थी तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया ऐसे ही है। जब तक आप अपनी शक्ति किसी के समक्ष प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक जो है आपको वो चीज़ नहीं मान पाता। तो कहते हैं आज लोग बराबरी के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ पर आकर सिकंदर ये कहता कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपके सहयोग चाहता हूँ, तो कोई क्यों मानेगा? क्योंकि सिकंदर तो भारत का था ही नहीं। कोई आए बंदा और यहाँ कहे हम दोस्ती करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कैसे हाथ बढ़ा दोगे जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे। इसलिए सिकंदर ने इन राजाओं से युद्ध तो किया, उनको बताया कि मैं आपके दोस्ती के ही लायक हूँ और मैं आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, ना तो मुझे आपके राज्यों से कोई इंटरेस्ट है
और न ही मैं इसको छीनना चाहता हूँ। इसलिए जब भी उसने चाहे अम्बी को हराया, चाहे इसने पोरस को हराया, सबका जो है उसने राज्य को आपस लौटा दिया और उससे उसने किसी तरह के जो है छीन छोड़ नहीं किया, जबकि उसने सिर्फ उसके संबंध बनाए और अपनी जो है सभ्यता को जो है भारत में फैलाने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा सिकंदर के थे। लेकिन अंत में यह बात निर्वाध सत्य है कि सिकंदर को अपनी किसी भी योजना को हमें इल्ज़ाम पहनाने में सफलता नहीं मिली। जो भी उसने योजनाएं बनाए सब असफल रहा। न तो ये ग्रीक सभ्यता संस्कृति के भारत में फैला सका और न ही अपने राज्य में मिला सका। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ना तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भारत में फैलाने लायक रहा और ना ही किसी राज्य को जो है अपने राज्य में मिला सका। तो ये बहुत बड़ी जो है उसकी सफलता की निशानी है। जर्नल सी बात है। कहते हैं अगर राज्य को मिलाना होता तो उसको सख्ती बरतनी होती, लेकिन कहते हैं प्यार से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। भारत किसी भी प्राचीन हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य में सिकंदर का जिक्र नहीं आया है। हमने जितने भी हिंदू, बौद्ध, जैन साहित्य पढ़े हैं कहीं भी सिकंदर का जिक्र नहीं आया है। इससे ये साबित होता है कि सिकंदर का प्रभाव अछूता था इन क्षेत्रों में। हम कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं देखने को मिला। जो दूसरे राजाओं का प्रभाव भारत में पड़ा, जैसे मुगल भी आए तो उन्होंने बहुत से राजाओं से युद्ध किया और भारत पे जो है अपना दबदबा बना लिए, लेकिन सिकंदर का आक्रमण में भारत में कोई अस्थायी प्रभाव देखने को हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। वो इससे कई कारण हैं। इसका कारण देखा जाए तो कई बनते हैं। उस समय के भारत की उच्च नैतिक जीवन शैली को देखकर तथा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के भिन्न क्षेत्रों को देखकर कहा जा सकता है कि तत्कालीन भारतीय सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यानी देखा जाए तो सिकंदर के सोच से कहीं आगे भारत की सभ्यता थी उस समय और उच्च कोटि की थी, जिसके कारण सिकंदर के जो है इस देश में कोई प्रभाव कहीं भी नज़र नहीं आया। भारतीय समाज को कुछ अतिरिक्त देने के लिए ग्रीक लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय समाज में ग्रीक लोगों को देने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं था, कुछ भी देना नहीं चाहते ग्रीक लोगों को। अंततः यह सिद्ध है कि उसके आक्रमण का भारत कोई अस्थायी प्रभाव यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आया। भारतीय सभ्यता पहले की भांति ही रही, कोई चेंजेस देखने को यहाँ नहीं मिला। और जो कि देखा जाए तो ग्रीक समाज भारतीय समाज काफ़ी कुछ सीख सकता था। जो ग्रीक समाज था, जो सिकंदर का समाज था, वो भारतीय समाज से बहुत कुछ सीख सकता था। इसमें जो है डॉक्टर B.A. स्मिथ ने साफ शब्दों में इस बात को जिक्र किया था कि इसके विपरीत पश्चिम में सिकंदर की ओर से खोले गए संपर्क द्वार से भारतीय से काफ़ी कुछ सीखा। यानी देखा जाए तो सिकंदर ने भारतीय लोगों से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। भारत से वापस जाते हुए 33 वर्ष की आयु में 323 BC में सिकंदर की जो है असामयिक मृत्यु हो गई। यानी 33 वर्ष की आयु तक जो है इसने बहुत जो है अपने आप को साबित किया और बहुत ही क्षेत्रों को जो है जीतने में सफल भी हुआ। लेकिन इसकी जो है उदार नीतियों के कारण जो है इसकी साम्राज्य का जो है गठन नहीं हो सका। यदि सिकंदर जीवित रहता तो संभव था कि वह तक्षशिला के राजा अम्बी एवं राजा पोरस के माध्यम से भारत के साथ गहरा एवं दोस्ताना संबंध रख पाता। लेकिन कहते हैं उसकी असामयिक मृत्यु के कारण जो है ये सब नहीं हो सकता। और ये दोनों राजा सिकंदर द्वारा उनके साथ किए गए अच्छे व्यवहार की वजह से सिकंदर का सहयोग देकर भारत में ग्रीक सभ्यता और संस्कृति फैलाने में मदद करते, किंतु सिकंदर की असामयिक मृत्यु की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि जिस प्रकार उसने अम्बी और पोरस को जो छोड़ दिया था, युद्ध में दोस्ताना माहौल जो है बना दिया था, अगर वो जीवित रहता तो जर्नल सी बात है जो उद्देश्य से वो भारत में आया था, प्रवेश किया था ग्रीक सभ्यता को फैलाने की, वो जरूर कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि वो नहीं हो सका जो चाहता था, जो हुआ जो नहीं चाहता था। तो इस तरह से जो है सिकंदर की यहाँ पर जो कार्य था वो असफल रहा, आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर केवल कहते हैं 19 मास भारत में रहा। यानी देखा जाए तो सिकंदर का बहुत ही समय कम काल जो था भारत में उसने व्यतीत किया था, सिर्फ जो है 19 माह ही व्यतीत किया था भारत में, और उसमें भी अधिकतर वह युद्धों में ही व्यस्त रहा।
यानी देखा जाए तो 19 महीने जो है भारत में उसने व्यतीत अवश्य किए, लेकिन जितना भी समय काल भारत में वो रहा जो है मैक्सिमम युद्धों में ही व्यस्त रहा, और इस वजह से भारत में वो अपनी सभ्यता का प्रचार कर नहीं पाया जो वो चाहता था। सिकंदर को इतना समय ही नहीं मिला कि वह भारत की धरती पर अपना कोई अस्थायी प्रभाव छोड़ सके, और उसके भारत में वापस लौटते ही पंजाब में विद्रोह हो गया और भारत में उसकी सेना के जो सिपाही रुके हुए थे वो सभी मार दिए गए, क्योंकि जो कंट्रोल में सेना थी वो पंजाब के क्षेत्रों के लोगों ने उसको जो है सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि छोटे से सैनिक की टुकड़ी पंजाब जैसे जो है लोगों पर नियंत्रण करना संभव नहीं था। वह भारत की सीमाओं तक ही रहा और इसके भीतरी भागों तक पहुंच नहीं पाया। यानी देखा जाए तो इसकी कुछ ही क्षेत्रों में दबदबा देखने को मिला, लेकिन वो भारत के अंदर भीतरी भागों में नहीं जा पाया, और वो एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह वापस लौट गया। यहाँ तक कि एशिया में लिखे गए किसी भी इतिहास की पुस्तक में उसके आक्रमण का वर्णन तक नहीं मिलता है। यानी देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ भी नहीं था भारत पे। सिकंदर के आक्रमण का थोड़ा बहुत प्रभाव सिर्फ सीमांत क्षेत्रों पर ही पड़ा जो सीमा से लगे हुए थे, जैसे पंजाब जो है सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे, तो उसमें ही ये प्रभाव देखने को मिला। और कहते हैं मौर्य राजवंश के शासन में आने से पश्चात समस्त ग्रीक शासित क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत आ गए, और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम महान सम्राट था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि चंद्रगुप्त जो था भारत का प्रथम महान सम्राट था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण बेहद अल्पकालिक प्रभाव डालने वाला सैनिक अभियान था। फिर भी उसके भारत पर आक्रमण के कुछ खास प्रभाव पड़े, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने साफ शब्दों में इस बात का जो है जिक्र किया था कि 3 या 4 वर्षों के पश्चात ग्रीक विजय का हर चिन्ह भारतीय पृष्ठभूमि से गायब हो चुका था। यानी 3-4 वर्षों में जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उसकी हर बात जो है लोगों के मन से निकल गया था। उनके अधिकारी बाहर निकाल दिए गए थे और सेना को नष्ट कर दिया गया था, और चंद्रगुप्त ने पंजाब व सिंध को जीतकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ग्रीक साम्राज्य का अंत किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो 33 वर्ष की आयु में सिकंदर ने 19 माह जो भारत में बिताए वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन उसकी उदार नीतियों के कारण उसकी यहाँ पर पैठ नहीं बन सकी, क्योंकि बेशकली इसने अम्बी और दूसरे राजाओं को हरा सका, पोरस को भी उसने हराया, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सका। कारण क्या था? वो युद्ध तो करता था, लेकिन उस राजा से सिर्फ दोस्ती करने के लिए करता था, और राजा को हराता भी था, लेकिन उसकी विश्वास जीतने के लिए करता था। तो इन कारणों से सिकंदर का जो है दबदबा नहीं रहा, और कई किताबों में कहीं भी जो है इसका जिक्र नहीं मिला सिकंदर को। बेशकली दुनिया जीतने के लिए चला था, लेकिन कहते हैं इतनी कम अल्प आयु में मृत्यु हो जाने के कारण वो सब कर न सका जो वो करना चाहता था। उसका भारत पे आने का मकसद सिर्फ अपनी ग्रीक सभ्यता को भारत में प्रचार करना था, जो वो कर नहीं सका। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिकंदर पूरे विश्व को जीतने चला था, जीत सकता था, सब क्षमता थी, लेकिन कहते हैं ना उसकी मृत्यु ने सब पे जो है पानी फेर दिया। फिर भी भारत पे जो है बहुत प्रभाव उसका देखने को मिला। हमारा अगला टॉपिक जो आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक एवं संस्कृति प्रभाव। सिकंदर के समय जो भारत पर सामाजिक और संस्कृति प्रभाव पड़े उस पर हम एनालाइज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए सामाजिक और संस्कृति प्रभाव के अंतर्गत तो सिकंदर को अब तक के सबसे महान जनरलों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसकी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्षमता भी बहुत अच्छा था। थोड़े समय के भीतर वो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम था। देखिए 33 वर्ष तक उसने अपना जीवन यापन किया, और 33 वर्ष की आयु तक उसने एक
विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम हुआ। इससे ये पता चलता है कि इसकी नीतियाँ बहुत काफ़ी उत्तम किस्म की थी। इसके अलावा उसने उन लोगों के प्रति एक मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का पालन भी किया, क्योंकि देखा जाए तो भारत पे आक्रमण जरूर करता था, जो है राजाओं को जरूर हराता था, लेकिन उसका विचार उनका साम्राज्य को हथियाना नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना था। और भारत में वो आया सिर्फ ग्रीक जो है संस्कृति का विकास करने के लिए, लेकिन वो कर ना सका, क्योंकि देखा जाए तो उसने भारत में सिर्फ 19 माह ही व्यतीत किए थे और इतने कम अल्प अवधि में जो है भारत में अपनी संस्कृति का विकास करना उसके लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो युद्धों में ही व्यस्त रखता था, जिनमें उसने विजय प्राप्ति की। और कहते हैं इस प्रकार उसने यूनानी और एशियाई देशों के बीच एक संस्कृति पुल की स्थापना किया। एशिया देशों के बीच संस्कृति जो है पुल की स्थापना किया, और एक सेनापति और एक राजनेता के गुणों के संयोजन के लिए उन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा सिकंदर महान, कि सिकंदर बेशकली भारत पे इतना समय व्यतीत ना कर सका, लेकिन इसकी महानता को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। कई ग्रीक इतिहासकार, विशेषकर मैगनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत के रूप में 302 से लेकर 298 BC तक रहा, काफ़ी समय महत्वपूर्ण था, ने भारत के बारे में अपने अनुभव लेखबंद भी किए, और यह सभी लेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। मैगनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में दी गई जानकारी से भारतीय इतिहास के निर्माण में हमें बेहद मदद मिली है और काफ़ी ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो किसने की? मैगनीज ने की। किस समय काल में की? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी लेखक था, इतिहासकार था, और कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक का। तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबरों में जरूर आता है, ठीक है। 1 नंबर में होते हैं, 2 नंबर नहीं होता, क्योंकि आपका 9 मार्क्स के होते हैं, 9 क्वेश्चन तो 1 मार्क में ही रहते हैं। तो 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, और एससीपी में आपको पता ही है कि 45 मार्क का होता है, तो इसमें 1 मार्क्स भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आया है। मैगनीज ने कौन पुस्तक लिखी? तो इंडिका लिखी। किस देश के रहने वाला था? ग्रीक का था। और किस समय काल में, किस राजा के समय काल आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस पुस्तक में समय के भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और देखा जाए तो धार्मिक स्थिति पर काफ़ी उसने प्रकाश जो है मैगनीज ने डाला था। सिकंदर का सोचना था कि उस समय की ग्रीक सभ्यता काफ़ी विकसित थी एवं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। ये सिकंदर का सोच था। अंततः वो इसका फैलाव भारत में भी करना चाहता था, भारत के लोगों को भी अपनी संस्कृति बताना चाहता था, और इसलिए यह संभव है कि ग्रीक संस्कृति और राजनीतिक योजनाएं भारतीय सभ्यता को सुधारने में मददगार रही। तो वो सिर्फ भारत में भलाई के उद्देश्य से आया था, उसका उद्देश्य भारत पर कब्जा करना नहीं था। इसलिए इसको महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। आगे हमारे समक्ष आएगा यूरोप से सीधा संपर्क। चलिए देखते हैं यूरोप से उसका संबंध किस प्रकार का था। हमारे समक्ष जो आया है यूरोप से सीधा संपर्क। देखिए सिकंदर के आक्रमण से भारत का यूरोपीय दुनिया से सीधा संपर्क हो सका, क्योंकि सिकंदर के कारण ही दुनिया में यूरोपीय देश है उसका जो है संपर्क हुआ। और सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत तक पहुंचने के 4 रास्ते हो गए, जिनमें 3 रास्ते थल मार्ग थे और 1 रास्ता जल मार्ग का था। और इससे पूर्व और पश्चिम की दूरी भी कम हुई और दोनों देशों के लोगों के बीच निकटता बढ़ती चली गई। बेशक 19 माह बहुत कम समय काल था, लेकिन इस समय काल में सिकंदर ने बहुत कुछ करने की कोशिश किया। स्वतंत्रता पूर्वक जो है इधर से उधर जाना संभव हुआ, यानी देखा जाए तो सब सिकंदर की ही कोशिशों का परिणाम था कि लोग यहाँ से वहाँ जाने में सरलता महसूस की।
मलपा दरार काबुल घाटी एवं समुद्री रास्तों को जो कि मकरन में के समुद्री किनारों से घूमकर जाता था, ये सभी नए रास्ते बन गए और नए मार्गों ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध को काफ़ी बढ़ावा दिया और ग्रीक व्यापारी और शिल्पकार भारत के साथ व्यापार करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते थे। तो ये सब जो यूरोप के से सीधा संपर्क जो है सिकंदर के कारण ही हुआ, जिसे व्यापार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ और इसके लिए उन्होंने दरारों का उपयोग किया। आगे हमारे समक्ष है भारत के बारे में जानकारी का प्रसार, यानी भारत में जानकारी का प्रसार। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं आक्रमण के बाद यूनानियों को स्पष्ट रूप से भारत के बारे में पता चला। उनके साहित्यकारों ने अपने कार्यों में भारत और भारतीयों के बारे में लिखना शुरू किया। इससे पहले लिखने की कोई प्रावधान भारत में नहीं थी। ये कई देशों में प्रदर्शन किए गए और अध्ययन भी किए गए और विदेश रूप में यूरोप में भी, और भारत और इसके लोगों के बारे में जानने के लिए यूरोपी काफ़ी इच्छुक थे और वास्तव में इन ग्रीक खातों में पश्चिमी दुनिया को भारत और भारतीय से परिचित भी करवाया। तो कहते हैं भारत के बारे में जानकारी का प्रसार हुआ। भारत हर एक देश में लोग जानने लगे कि भारत एक देश भी है जहाँ पर इस प्रकार की संस्कृति है। हालांकि ग्रीक लोग सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत के संबंध में जो है कुछ जानकारी जरूर रखते थे। सिकंदर के आक्रमण से पहले ग्रीक लोग को थोड़ी मोड़ी जानकारी भारत के बारे में जरूर थी, पर यह जानकारी शायद यात्रियों के शानदार किस्सों की प्राकृतिक ही थी, किस्सों में सुनाई जाती थी। अब पहली बार ग्रीक और भारत के बीच नज़दीकी का संपर्क हुआ। यकीनी ग्रीक लोगों ने भारत में जो देखा उससे काफ़ी वो लोग प्रभावित हुए और उनको बहुत कुछ भारत से सीखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्रीक राज्यों की स्थापना व प्रभाव। ग्रीक राज्यों की जो स्थापना कैसे हुआ और इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिला। सिकंदर अपने पिछले उत्तर पश्चिमी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य छोड़ गया था। सिकंदर अपने पीछे उत्तर पश्चिम भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य छोड़ गया था, जिसके कारण बाद में भारत ग्रीक संबंध में प्रगाढ़ता आई और साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक संबंधों में प्रगाढ़ता काफ़ी देखने को मिला। हालांकि सिकंदर का भारत में स्थापित साम्राज्य अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 19 माह की अवधि तक ही वो भारत में टाइम स्पेंड कर सका। उसके बाद 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रीक राज्य में भारत का ग्रीक दोनों देशों को कई प्रकार से प्रभावित किया। यानी इस बात से इनकार करना संभव नहीं है कि ग्रीक ने भारत पे जो है अपना प्रभाव जरूर छोड़ा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काबुल में, अलेक्जेंड्रिया, सिंध और जेलम पर बसोफला शहर थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन क्षेत्रों के बाद में मौर्य का कब्जा हुआ, यानी मौर्य भी इस देश के कब्जा करने में फिरात में था। बेशक मौर्य अपने कुछ ही राज्यों से संतुष्ट था, भारत के कुछ ही राज्यों का जो है उत्तराधिकारी था, लेकिन ये भी जो है भारत को हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव का दबदबा बढ़ाना चाहता था। लेकिन यूनानियों ने इस क्षेत्रों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। जो सिकंदर कार्य करके चला गया, यूनानियों ने इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा और वहाँ रहना जारी रखा और भारतीयों को प्रभावित करना भी जारी रखा। उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर के सेनापतियों जैसे सेल्यूकस ने उत्तर पश्चिमी भारत पर कुछ छोटे राज्यों की स्थापना भी की और ये भारत और ग्रीक के बीच व्यापार के केंद्र भी थे। बेशक कहते हैं सिकंदर की मृत्यु हो गई, लेकिन जो प्रभाव वो छोड़ना चाहा वो भारत पे बरकरार रहा। उसके सेनापतियों ने भारत में कई क्षेत्रों में जो है अपना विजय हासिल कर चुका था, लेकिन सिकंदर के जैसा मित्रतापूर्ण संबंध उसने स्थापित नहीं किया। उसने राज्य को जो है उसके सेनापतियों ने छीन लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे हमारे समक्ष आया है वैदिक प्रभाव।
सिकंदर के आक्रमण के साथ देश में नए विचारों एवं योजनाओं का विकास देखा गया। यानी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो नए विचार और योजनाओं का भी विकास देखा गया। यूनानी साहसी लोग थे, उनमें नए क्षेत्रों या प्रांतों के बारे में लेखे रखने की प्रवृत्ति थी। और सिकंदर से पहले भी कुछ ग्रीक विद्वानों ने अपने यात्रा खातों में भारत के बारे में लिखा था। यानी सिकंदर से पहले बहुत से ग्रीक विद्वान भारत में आए और भारत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। सिकंदर अपने साथ कई यूनानी विद्वानों को भी लाया था जिन्होंने भारत पर अपना प्रभाव दर्ज किया। और दो सबसे प्रसिद्ध विद्वान एडमिरल्स निकार्कस और ओनोसेंट्रेस्टस थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो विद्वान जो यूनानी थे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक विद्वान थे एडमिरल निकार्कस, दूसरा थे ओनोसिलिटस। उनके खातों में हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिमी भारत की संस्कृति गांव, घाटी और संस्कृति से भिन्न था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि इनके लिखे हुए वृत्तांतों से हमें ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत की संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति से भिन्न था। और हमें ऐसे जो वृत्तांतों से उत्तर पश्चिमी भारत के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आगे जो हमारे समक्ष आया है इतिहास और भूगोल का अध्ययन। देखिए कहते हैं दुनिया में इतिहास का अध्ययन करने वाले पहले यूनानी ही थे। दुनिया में इतिहास का अध्ययन करने वाले यूनानी थे प्रथम। सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर के अभियान की भी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीख दी। सिकंदर के साथ आए इतिहासकार ने अलेक्जेंडर के अभियान के सभी घटनाओं की जो जानकारी दी और ये भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए निश्चित और सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने उत्तर भारत के भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन लेखा भी लिखा और स्वयं सिकंदर के भौगोलिक जिज्ञासा का विशेष उत्साह भी था। इससे पहले कुछ यूनानी विद्वानों का मानना था कि कैस्पियन सागर भारत तक फैला हुआ है। अब देखिए इससे पहले ही कुछ यूनानी विद्वान ने बात को रखा था कि कैस्पियन सागर जो है भारत तक फैला है, जबकि अन्य ने इसको इनकार किया था। और इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण से ग्रीक और भारतीय विद्वानों के भौगोलिक ज्ञान का जो है संवर्धन भी हुआ। यानी भौगोलिक ज्ञान का जो है ज्ञात भी हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय इतिहास के स्रोतों में बहुत इजाफा किया और सिकंदर के हमले से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता निश्चित करने में मदद मिलती है। यानी देखिए क्रमबद्धता का मतलब होता है हम इतिहास को सीरीज वाइज रख सकें कि पहले कौन राजा राज किया, उसके बाद कौन किया। तो ये पद्धति भारतीयों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जो है क्रमबद्धता कर सके। ग्रीक लेखकों को जो है भारतीय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के संबंध में वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो वृत्तांत सुनाई गई ग्रीक लेखकों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धर्म पे प्रभाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म भी ग्रीक सभ्यता से प्रभावित हुआ। यानी कुछ इतिहासकार के बात मान रहे हैं कि हिंदू धर्म भी जो है ग्रीक सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए, पर इनमें कुछ संदेश भी है। दूसरी ओर ग्रीक धर्म का भारत पर किसी तरह प्रभाव नहीं पड़ा। देखा जाए तो ग्रीक धर्म का भारतीय कि किसी भी प्रभाव नहीं पड़ा। हिंदू धर्म ज्यों का त्यों ही बना रहा और भारत की अहिंसा एवं तपश्चर्या का जो है ग्रीक दर्शन पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो ग्रीक का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारत का प्रभाव ग्रीक पर जरूर पड़ गया। यानी यहाँ पर सिकंदर जो चाहता था वो हुआ नहीं
और जो नहीं चाहता था वो प्रभाव देखने को मिला। और बहुत से ग्रीक लोगों ने हिंदू नाम तथा हिंदू धर्म को भी अपना लिया, लेकिन हिंदू लोग जो ये भारत के लोग थे वो ग्रीक लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं किए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गंधार कला का विकास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंधार कला का विकास कहते हैं गंधार कला का विकास भारत पर सिकंदर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। गंधार कला पर हमारे देश में अति आकर्षक एवं संपन्न ग्रीक कला का विकास हुआ। कुषाण शासकों ने इसे आगे और बढ़ा दिया और कुषाण राजा के राजा कनिष्क ने बुद्ध एवं अन्य वैद्यत्व की मूर्ति बनवाने के लिए ग्रीक वेलेक्टियंस मूर्तिकारों को आमंत्रण भी किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गंधार कला पर जो है विकास काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि राजा कनिष्क ने हर संभव जो है इन मूर्ति कलाओं को आगे बढ़ाने में जो है ग्रीक वेकेटिशन को जो है बुलाया और आमंत्रण भी दिया। भारतीय लोगों ने ग्रीक से मूर्ति कला एवं भवन निर्माण कला की जानकारी प्राप्त की और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बनाई गई इमारतों और जो है मूर्तियों पर ग्रीक प्रभाव जो है स्पष्ट तौर पे हमें देखा जा सकता है। यानी कनिष्क के शासनकाल में ग्रीक के जो मूर्ति कला बनाने की जो पद्धति थी, इमारत बनाने की पद्धति है, वो सारे चीज़ जो है हमें देखने को मिला। और गंधार कला की चित्र एवं मूर्ति कला के क्षेत्रों में ग्रीक और भारतीय कलाओं के मेल से पैदा हुए गंधार कला को जो है ग्रीक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो गंधार कला पर जो है ग्रीक प्रभाव पूरी तरह से जो है प्रभाव पड़ा और इसको जो है देखा भी गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है सिक्कों की ढलाई का कला। देखिए ये कला आपको पता है कि हमने यूनान से ही सीखा है, ग्रीक से ही सीखा है, और ये कला काफ़ी उत्तम कोटि की थी। सिक्कों की ढलाई की कला, सिक्कों की ढलाई की कला भी भारतीयों ने ग्रीक लोगों से ही सीखा। और इस रास्ते से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के भारत पर सीधे प्रभाव एकमात्र चीनी यूनानी नकल के तौर पर किए गए सिक्के हैं। यानी देखा जाए तो यूनानी जो थे उनके सिक्कों का जो नकल भारतीयों ने किया और इसका प्रभाव हमें सिक्कों पर साफ तौर पे देखने को मिलता है। नमक प्रदेश राजा श्रुभूति यानी सोफिस्टेक्स जिसे सिकंदर ने भारत आक्रमण की शुरुआत में हराया था। ठीक है, सिकंदर ने भारत आक्रमण के शुरुआत में इसको हरा दिया था और ये एक ग्रीक मॉडल के सिक्कों का नकल तैयार भी की थी। इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा पेश किए गए सिक्के से भारतीय मुद्रा प्रणाली में नव विचारों की जो है सूत्रपात हुई। यानी देखा जाए तो सिकंदर की जो भारत पे आक्रमण था इसका प्रभाव सिक्कों पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। और कहते हैं इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा पेश किए गए नए सिक्के भारतीय मुद्रा प्रणाली में नव विचारों का जो है सूत्रपात हो गया, जैसे कि सांचों से सिक्का ढालना, चिन्हों व लेखों का उपयोग करना, शासकों के लिए चित्र बनाना और मोनोग्राम और देवताओं के प्रतिनिधित्व बनाना। तो ये सारे सिक्के पर जो है बेखूबी देखने को मिलता है, जो ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ज्योतिष शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान। कहते हैं इस तरह ज्योतिष शास्त्र पर भी ग्रीक सभ्यता का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिला और चिकित्सा विज्ञान में भी भारतीय ने ग्रीक लोगों से काफ़ी कुछ सीखा और ग्रीक लोगों ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में दो देश एक दूसरे से जो है विचारों का आदान प्रदान किया गया। अब है अगला पॉइंट, साहित्यों पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ विकास जरूर हुआ और भारतीय साहित्य ने ग्रीक कविता, नाटक और गंध की विशेष विशेषता उधार भी ली। यानी देखा जाए तो ग्रीक ने कविता, नाटक और गद्य की विशेषताएं जो है
भारतीयों से उधार में लिया। तो कहते हैं किसी चीज़ का एक देश पे एक प्रभाव नहीं पड़ता है, हर देश पे प्रभाव पड़ता है, हर की अपनी एक विचारधारा होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी आपके समक्ष प्रस्तुत, जो कि सामाजिक व संस्कृति प्रभाव के अंतर्गत था। हमारा जो अगला टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक प्रभाव। देखिए दोस्तों, राजनीतिक प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक प्रभाव पे क्या असर पड़ा। तो प्रथम तो हम बात करते हैं पंजाब का कमज़ोर होना। देखा जाए तो सिकंदर सबसे प्रथम पंजाब पे आक्रमण किया, क्योंकि जो दरारे से उसकी एंट्री थी वो पंजाब की सीमाओं पर पड़ता था। देखा जाए तो जहाँ से जो है सिकंदर भारत में प्रवेश किया दरारों से, वो पंजाब का क्षेत्र था। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कारण विभिन्न कबीलों और राज्यों, पंजाब के राजतंत्रों और पड़ोसी प्रदेशों की शक्ति कम हो गई। सिकंदर के आक्रमण के कारण विभिन्न कबीलों और राज्यों और पंजाब के प्रांतों में और राजतंत्रों में काफ़ी जो है शक्ति कमज़ोर हो गई। सिकंदर के आक्रमण का मुख्य केंद्र पंजाब ही था और इसलिए पंजाब के भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक कष्ट पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका पूरा लाभ उठाया और पंजाब पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण करके पहले ही उसको कमज़ोर कर दिया था। और इसका सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को पहुंचा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को पता था कि सिकंदर ने पंजाब की राजनीति को जो है तहस नहस कर दिया है और ये मौका है जब हम पंजाब पे आसानी से जो है अपना विजय पताका लहरा सकते हैं। तो इसी विचारधारा से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उस पर आक्रमण किया और पंजाब के सूबों पर जो है अपना कब्जा जमाया। तो ये पंजाब का कमज़ोर होना सिकंदर के कारण ही सुनिश्चित हुआ और इसका फ़ायदा चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। यूनानी राजाओं की स्थापना। देखिए जाए तो सिकंदर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानी बस्तियां बसा दी, जिससे भारतीय यूनानी संस्कृति का आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। यानी यूनानी राजाओं की स्थापना सिकंदर के ही प्रयासों से सफल हुआ। कहते हैं भारत में राजनीतिक एकता। भारत में अब राजनीतिक एकता भी सिकंदर के समय काल में देखने को मिला, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत के राज्य और कबीले पूरी तरह से टूट चुके थे और यह उस समय था जहां पर दोनों में एकता होना बहुत ज़रूरी था। राज्य और कबीलों में एकता होगी तभी सिकंदर की जो है आक्रमण का जो है सामना किया जा सकता था। तो ये बात राज्य और कबीले वालों को पूरी तरह से समझ में आ चुका था, क्योंकि सबसे पहले सिकंदर ने कबीलों को तो नष्ट किया ही किया, राज्यों को भी नष्ट किया। चंद्रगुप्त के लिए इसके सामने फैले हुए साम्राज्य मिलाना आसान भी हो गया और इस तरह भारत में राजनीतिक एकता संभव हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त जानता था कि जो राज्य और कबीले बुरी तरह से टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और जो उनके राजा जो थे हताश हो चुके थे, ये समय काल है जब उन सभी साम्राज्यों को अपने शासन में मिलाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काफ़ी आसान हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय इतिहास का पुनर्गठन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण की तिथि देखा जाए तो 326 है, ईसा पूर्व है, जो कि भारतीय इतिहास की पहली निश्चित तथा महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इसके आधार पर ही शेष भारतीय इतिहास का गठन भी किया गया। यानी देखा जाए सिकंदर के आने के तिथि से ही जो है हमारा भारतीय के शेष तिथि का इतिहास का जो है वर्णन हो सका। और इसके अलावा अनेक ग्रीक विद्वानों व इतिहासकारों जैसे मेगस्थनीज ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त भी किए, जो भारतीय इतिहास की संरचना में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि देखा जाए तो मेगस्थनीज ने काफ़ी महत्वपूर्ण किताब इंडिका लिखी और इंडिका में इसने सारी बातों को जो है पेश किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है
भारतीयों का यूनानियों से नई युद्ध कला सीखना। देखिए, भारतीयों ने यूनानियों से जो है नया युद्ध कला सीखी, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी राजनीति में। भारतीयों ने यूनानियों से जो युद्ध कला के नए तरीके भी सीखे और भारतीयों ने सेना स्थापना और प्रशासन के युद्ध विधि के नए तरीके भी सिखाए। सिकंदर की विजय ने भारतीय सेना को उनकी कमजोरियों का भी ज्ञान करवा दिया। ये सिकंदर से जो ये हारे, तो हारने के बाद अपनी गलतियों को जो है एनालाइज भी इन्होंने किया और इसलिए भारतीयों ने युद्ध के नए तरीके सीखना ही उचित समझा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की दिशा निर्देश सिकंदर से ही प्राप्त किए। तो देखा जाए तो सिकंदर का भारत में आना एक नई जो है युग का सूत्रपात करना था। भारतीयों का यूनानी में नई युद्ध कला सीखना उसको आगे के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। भारत की राजनीतिक कमजोरियों को जानकारी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी भी हुई। भारत के शासकों के अपनी ईर्ष्या, दोष और लड़ाई झगड़ों के बारे में विश्व की जानकारी मिली और इसी कमजोरी के कारण उत्तर पश्चिमी देशों से भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि देखा जाए तो भारत की राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी सभी को हो गई कि यहाँ पर जो है राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे आपको पता है कि आज भी वही परंपरा चलती जा रही है। आज भारत की तरक्की करने में किसी भी मंत्री जी का हाथ नहीं है। उनका सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते ही रहते हैं। देश की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे जितना मर्जी आप टीवी में प्रचार कर लीजिए, जितना मर्जी कह लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपकी अपनी जो इच्छा है प्रवान चल रहा है और आपकी इच्छा तो सिर्फ एक ही है, कुर्सी पे बैठना और कुर्सी आपकी बरकरार रहे। जनता चाहे जहाँ मर्जी जाए, आपको अपनी कुर्सी बचाना है। और यही बात जो है सिकंदर के आक्रमण के समय राजाओं की विचारधारा थी कि उनकी सत्ता नहीं जाए, चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। और इस कमजोरी का फ़ायदा आने वाला समय में जो है बहुत से राजाओं को भारत में जो है राज्य करने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि भारत के राजा आपस में लड़ते झगड़ते थे और आज के नेता लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है और इससे हमारे दूसरे देशों में जो है बदनामी होती है। कुछ मंत्री लोग भारत से विदेश में जाके भारत की बुराई करके आ जाते हैं और यहाँ के संसद जो है उनको बर्खास्त भी कर देते हैं और कुछ दिन के बाद उनको फिर से बहाल भी कर देते हैं। तो क्या है, चित्त भी आपका है, पट भी आपका है, आम जनता तो कुछ भी नहीं है। यही कारण था कि सिकंदर भारत में बहुत आसानी से अपना जो है राज्य की स्थापना कर सका। बेशक वो राज्य यहाँ नहीं किया, लेकिन अपनी यूनानी सेनापतियों को जरूर यहाँ पर छोड़ गया, जो काफ़ी कमजोरी जो है पूरे विश्व को पता चल गई। तो भारत की राजनीतिक कमजोरियों की जानकारी पूरे विश्व को हुई और ये बात साफ यहाँ करता है। देखा जाए तो अगला पॉइंट है नए नगरों की स्थापना। सिकंदर के कारण नए नगरों की भी स्थापना हुई। सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की। इनमें से एक नगर का नाम सिकंदर के घोड़े के नाम पर रखा गया, जो कि बुसेफाल था, और दूसरा नगर का नाम निकाय रखा गया। यानी देखा जाए तो सिकंदर ने 2 नए नगरों की स्थापना किया। एक बुसेफाल रखा और दूसरा का नाम निकाय रखा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें DN झा के अनुसार उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि सिकंदर ने भारत में कई ग्रीक राज्य की स्थापना भी की, जिनमें से कुछ अशोक के समय तक या फिर शायद उसके बाद तक भी बने रहे। और इनमें से मुख्य थे काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया शहर, बरझेलम की पूर्वी तट पर स्थित बुसेफाल नामक शहर। तो ये नगर की जो स्थापना उसने किया, काफ़ी समय काल तक ये अपनी जो स्थिति बरकरार रखी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगले पॉइंट पर अगर नज़र करें भूगोल जानकारी में बढ़ोतरी,
तो भूगोलिक जानकारी में हमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखने को मिला। सिकंदर के साथियों जो है नील आर्चर और एरिस्टोबोडस हमें भूगोल से संबंधित मूल्यवान जानकारी देते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला हमारा टॉपिक है आर्थिक प्रभाव। चलिए देखते हैं आर्थिक प्रभाव। यहाँ पर अगर हम बात करें सिकंदर के अंतर्गत आक्रमण के अंतर्गत आर्थिक प्रभाव तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो आर्थिक प्रभाव भी हमें सिकंदर के आक्रमण के कारण देखने को मिला। पहली पॉइंट तो यही बताता है कि यातायात के मार्गों का खुलना। सिकंदर के भारत में प्रवेश के कारण यातायात के मार्गों का खुलना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। सिकंदर ने भारत और ईरान के बीच यातायात के 4 अलग अलग जल और स्थल मार्ग खोल दिए और मलपास यानी दरार कहते हैं। दरार का मतलब दोस्तों ये होता है कि 2 पहाड़ियों के बीच जो रास्ता होती है उसे दरारें कहते हैं और ये 2 पहाड़ों को टूटने के कारण बनता है। तो यहाँ से आना जो है निचले स्तर पर बहुत आसान होता है, नहीं तो आपको पूरे पहाड़ को चढ़ के आना पड़ेगा दूसरे देश में। तो दरारों का उपयोग आज हर जो है आक्रमणकारी करते हैं। काबुल घाटी एवं समुद्री रास्ता जो कि मकरन के किनारे से घूम कर जाता था, अब ये सभी रास्ते बन गए जो यातायात के मार्ग को जो है काफ़ी प्रशस्त कर दिया। पूर्व और पश्चिम की दूरियां अब कम होना शुरू हुआ। देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिम की दूरियां जो है कम हुई। सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पूर्व और पश्चिम की दूरियां कम हुई, जिससे भारत और पश्चिमी देशों में नज़दीकी बढ़ी। डॉक्टर किरणपाल सिंह नरंग भी लिखते हैं कि इस आक्रमण की वजह से पूर्व और पश्चिम के संबंधों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला। तो ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत है। कहते हैं विदेशों में व्यापार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों में भी व्यापार का प्रावधान उस समय सुनिश्चित था। कहते हैं व्यापार के नए रास्ते खुलने से विदेशों में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला और इसमें डी.एन. झा साफ शब्दों में कहते हैं कि ग्रीक से सिकंदर की सेना के आगमन के साथ ही भारत के लिए नई थल मार्ग खुल गए, जिससे आने वाले कई सदियों तक व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगले पॉइंट पे हम बात करें सिक्के बनाने की कला, ये आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत है। सिक्के बनाने की कला तो कहते हैं भारतीय शिल्पकारों ने यूनानियों से सुंदर सिक्के बनाने की तकनीक भी यूनानी से ही सीखा। यानी उससे पहले भारत में सिक्के बनाने के जो है उत्तम तकनीक नहीं थे, लेकिन जब यूनानी भारत में आए, सिकंदर भारत में आया, तो उसने भारत में सिक्के बनाने के नए तकनीकों का जो है सूत्रपात किया। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आएगा सिकंदर के भारत पर आक्रमण का मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे समक्ष जो आगे आया है सिकंदर के भारत पर आक्रमण का हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूज़न है। दोस्तों कंक्लूज़न जो होता है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष एग्जामिनर निष्कर्ष को ही ढूंढता है पूरे जो है आपके लिखे हुए पेज पे, क्योंकि वही मेन बात होती है और उसी को ही वो इंद्रित करता है। तो सिकंदर के आक्रमण का मूल्यांकन करना काफ़ी आसान रहेगा कि सिकंदर के भारत आक्रमण कुछ इतिहासकारों को ने बढ़ा चढ़ाकर कुछ ने इसे संकलित करके बताया है। देखिए उनकी विचारधारा थी, जैसा उन्होंने सोचा वैसा उन्होंने जो है अपनी वृत्तांत लिखी, लेकिन देखा जाए तो किसी ने बढ़ा चढ़ा कहा तो किसी ने बहुत ही संक्षिप्त में बात को जो है रखा। यूरोप के इतिहासकार एरियंस और कैटलस सिकंदर की प्राप्तियों से काफ़ी प्रभावित हुआ और वह सिकंदर की प्राप्तियों के सुनहरे अक्षरों में लिखता है और उनके अनुसार भारत में कई परिवर्तन और कला साहित्य और देखा जाए तो दर्शन शास्त्र ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी उन्नति हुई और ये सब तब हुआ जब सिकंदर भारत में आया था। वो यूनानी प्रभाव से हुई और यूनानी प्रभाव इसमें काफ़ी देखने को मिला। उनका कथन है कि सिकंदर का मुख्य लक्ष्य भारत में यूनानी सभ्यता का प्रचार करना था और ये हमने बात को समझा भी, क्योंकि सिकंदर जब भी लड़ता किसी से उसका जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए लड़ता। यानी देखा जाए तो उसको राज्य हथियाना उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य मात्र
भारत में यूनानी सभ्यता का प्रचार करना था, जिसने कालांतर में भारतीयों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बात को जो है भारतीय विद्वान सिकंदर के आक्रमण को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं सिर्फ सिकंदर 19 महीने तक ही जो है भारत में रहा, तो इतने समय अल्प समय काल में पूरे पर प्रभाव डालना संभव नहीं था। बेशकली अगर वो जीवित रहता तो शायद उसका प्रभाव और भी देखने को मिलता। उसके आक्रमण को भारतीय सीमा पर हमले के रूप में भी देखा जाता है और इसमें डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार हर्ष भारतीय अपने पृथक जिंदगी फिर से जीने लगे और मगर दुनिया से आए तूफान को जल्द ही भूल गए। यानी देखा जाए तो जो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, जो भारत को नुकसान पहुंचाया था, उसको भारतीय लोगों ने बहुत जल्दी जो है अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि 19 महीने की अल्प समय काल बहुत ही कम होती है और इतने ही दिनों में उनके घाव भी 2 सालों में भर गए। सिकंदर के लौटने के तुरंत बाद ही पंजाब में विद्रोह भी हो गया और यूनानी शासन का अंत भी कर दिया गया और इस प्रकार सिकंदर भारत की मिट्टी पर अपने स्थायी निशान नहीं छोड़ सका। जो वो करने आया था वो नहीं कर सका। यहाँ तक यूनानी लड़ाई के तौर तरीके भी भारतीय तौर तरीकों पर प्रभाव न छोड़ पाए। यानी यूनानी लड़ाई के तौर तरीके जो भारत में आया था, उनका प्रभाव अधिक भारत पर नहीं पड़ा और भारतीय समाज काफ़ी हद तक पहले जैसा ही रहा। कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जातियों में भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। दरअसल सिकंदर को भारत में अपनी जीत को अस्थायी शक्ल देने का समय ही नहीं मिला। अगर यहाँ पर वो रहता, यहाँ पर जीवन यापन करता, तो शायद उसके प्रभाव अधिक देखने को मिलता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। युद्ध के नगारों के शोर में उसकी आवाज़ भारतीय तक नहीं पहुंची ही नहीं। वो उन्हें किसी भी तरह प्रभावित करने में नाकाम रहा, पर फिर भी उसके आक्रमण ने भारतीयों के इतिहास तथा सभ्यता पर अमिट छाप छोड़ी, जो कभी नहीं मिट सकती। कहते हम सिकंदर की उपलब्धि, सिकंदर की सुधार प्रणाली, सिकंदर की राजनीतिक प्रणाली, इन चीज़ों को हम भुला नहीं सकते। उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है लाया और रखा, जो एक दूसरे की जो है संस्कृति में आदान प्रदान हुआ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है और ज़रूरी भी है। दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है चर्चा किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो हमने इसके हर एक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव हमने बहुत देखे, समझे, जाने, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये ज़रूरी भी है। बहुत से इतिहासकार तो कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से उच्च कोटि पर विकसित ग्रीक सभ्यता का भारत में मूर्ति कला, ज्योतिष दर्शन कला, साहित्य पर और सिक्के ढालने की कला पर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा। यानी सिकंदर के कारण भारत में मूर्ति कला, ज्योतिष दर्शन कला, साहित्य और सिक्कों का जो है बहुत काफ़ी विकास हुआ। तो हम इसकी जो है अच्छाइयों को हम भुला नहीं सकते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और आप दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे के जो लिए मार्गदर्शन खोलेगा और ये सब आपसे ही होगा। और कैसे शेयर करना है ये आप समझिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि आने वाला समय में हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके सेव कीजिए। और ये सब्सक्राइब कैसे होगा? आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हो वहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा। पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।